पहलगाम में भूमि पूजन के बाद छड़ी मुबारक मटिन के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पहुंची। यहां छड़ी मुबारक के स्वागत में स्थानीय लोगों के साथ मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। छड़ी मुबारक की यहां विशेष पूजा की गई और फिर इसे वापस श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में ले जाया गया। शांति की चिड़िया दी है और उसी का ये पूजन होता है यहाँ पर। और इसके बाद ये छड़ी जो है मटन से होकर ये मटन में हुई और फिर वापस ये अखाड़े में जाएगी। उसके बाद ये आज इस साल श्रावण धो रहे, 19 साल के बाद श्रावण धो रहे। फिर ये आगे मतलब नाग पंचमी को वहाँ से फिर छड़ी निकलेगी जिसमें वो शंकराचार्य और फिर मटन और फिर दर्शन करेगी पवित्र गुफा के। लगन में पूरे जो कश्मीर वासियों में हर्षोल्लास पाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि इस साल पहली बार ये देखने को मिला कि अनंतनाग में हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी ने उनका भावपूर्ण यहाँ पे इस्तकबाल किया है। बाकी यहाँ पे इस साल हालात भी अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री टूरिस्ट आके कश्मीर के सौहार्दपूर्ण माहौल का आनंद ले। आज किस तरह का माहौल? आज बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से यहाँ भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद जो पवित्र छड़ी है उसने पवित्र कुंड मारतंड में उसका स्नान किया और आगे अब अखाड़े की ओर जा रही है। उधर सख्त सिक्योरिटी के बीच अमरनाथ यात्रियों का चौथा काफिला आज पहलगाम पहुंचा। मकामी अवाम की जानिब से किए गए इंतजामात पर यात्रियों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। अमरनाथ जी यात्रा बड़े जोश खरोश से जारी है और इस वक्त हम न्यूनतम देश का पहलगाम के नजदीक मौजूद है जहां पर चौथा जत्था यात्रियों का पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की किस तरह से यात्रियों में पूरा जोश और उत्साह दिख रहा है। और किस तरह के इंतजाम है? बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं, बाबा की कृपा है। अच्छा, तो किस तरह का सहयोग है लोगों का, फोर्स का? सबका बहुत सहयोग सही है, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए। मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ, कठुआ से आई हूँ मैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा इंतजाम है। क्या हमारी पुलिस फोर्स या अगर हम कहें कि हमारे सहयोगी भी हैं और भंडारे हैं जगह जगह, बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर अभी जो चौथा जत्था है वो पहुंच गया है पहलगाम और यहाँ से ये लोग जो है नुनवन बेस कैंप जाएंगे और नुनवन बेस कैंप में रात में ठहरने के बाद कल सुबह सवेरे इनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ राज्यों से ये लोग आए। कहाँ से आप पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव। हमारी पटियाला पंजाब से बस आई है। हम 2 बसें लेके आए हैं, 120 लोग हैं हम। तो हर साल आते हैं, भोले के पुराने भगत हैं, वो हमें पहचानते हैं। तो आप हर साल आते हैं, तो हर साल कश्मीर में किस तरह से आपका अभिनंदन होता है? अभिनंदन पिछले 3-4 साल से तो बहुत वार्म हुआ है, उससे पहले इतना अच्छा नहीं होता था। 3-4 साल से जो कश्मीरी लोग हैं वो भी हमारी हेल्प भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं। श्राइन बोर्ड सुविधाएं कैसी है प्रशासन की? सुविधाएं ठीक है, अच्छी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भाजपा सरकार ने इस टाइम जो परिस्थिति में मतलब जो उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है जी, इससे पहले शायद वो नहीं दी जी। हमारी जो इंडियन आर्मी है जी, हर टाइम हर जगह जी ऐसे खड़ी है हमारे लिए, जैसे जी एक बाप अपने बच्चे पे हाथ करके रखता है जी, इस तरह से मतलब इंडियन आर्मी ने हर तरह से सेटअप किया हुआ है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तरफ इतनी फैसिलिटी की है जी, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है जी। हर जगह पे हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। उसको मेडिकल लाइन है जी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल आनंद मंगल है जी, बिल्कुल आनंद मंगल है। और ये कहना है इन यात्रियों का कि जो प्रशासन की तरफ से सुविधाएं हैं वो भी अच्छी है और जो यहाँ के लोगों का ताउन है वो भी काफी सराहना है। और इनका कहना है कि गुज़श्ता 2-4 बरस से इस तरह का जो ये इंतजाम है उसमें मजीद जो है इजाफा देखने को मिला है, मजीद बेहतरीन इंतजाम में देखने को मिली है। और आपको एक बार सिक्योरिटी व्यू यहाँ का दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो फिस्टिंग है यहाँ पर फिस्टिंग की जाती है और उसके बाद ही प्रॉपर फिस्टिंग के बाद ही प्रॉपर चेक के बाद ही इनको आगे छोड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये यात्री जो है यहाँ पर मौजूद है और अपने अपने जो लगेज है उसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक्सरे पॉइंट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है इनको। और अपना जो लगेज है एक्सरे पॉइंट्स के थ्रू ही इनको हासिल करना पड़ता है, एक प्रॉपर चेक के बाद और एक प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बाद। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा है वो जोरों शोर से जारी है और खुश असलूबी से जारी है। और जिस तरह से इन लोगों का जो अनुभव है जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि दर्शन किस तरह से इनके हुए, तो वो भी देखने वाली बात है और वो भी यकीनी तौर पर एक काबिल तारीफ बात है। न्यूज़ 18 के लिए यूनियन पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।
पुंछ में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां बाबा बीरम शाह गुरु गद्दी श्री गुरु निवास में गुरु पूर्णिमा का मुख्य आयोजन किया गया। आयोजन में जिले के अलावा बाहरी राज्यों से आए हजारों अनुयायियों ने भी गद्दी पर विराजमान गुरु भाई लोकेश दत्त जी का पूजन किया। इस मौके पर बाबा बीरम शाह गुरु गद्दी श्री गुरु निवास के महंत भाई लोकेश दत्त जी ने बताया, इस मौके पर देश के लिए अमन और शांति की प्रार्थना की गई। सनातन धर्म की है। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ गुरु गद्दी सदगुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज के इस स्थान पर आज गुरु पूर्णिमा का जो दिन है वो भगत जन बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो इस दिन की जो खास विशेषता है, आज के दिन जो ऋषि वेद व्यास जी थे उनका जन्मदिन है। तो ऋषि वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना जो है वो की है। तो गुरु वेद व्यास जी ने जो धर्म के लिए जो धर्म शास्त्र लिखे, तो इसलिए उनको गुरु की जो पदवी है वो दी गई है। तो आज का दिन जो विशेषकर गुरु के प्रति जो है वो मनाया जाता है। तो मैं आपके इस चैनलों के माध्यम से मैं सभी भक्तजनों को, सनातन धर्म के प्रेमियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका आप अध्ययन करें, उनको पढ़ें, उनके जो मार्ग है उस पर चलने की कृपा करें। हरिशपुरा में भी गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार श्रद्धापूर्वक मनाया गया। यहाँ के रामेश्वर धाम गीता भवन गुरु पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने यहाँ स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने के साथ साथ विशेष पूजा अर्चना भी की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर यहाँ जम्मू के साथ दूसरे जिलों से भी श्रद्धालु आए हुए थे। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। रामेश्वर धाम में मनाया जा रहा है। ये पावन पर्व पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आज के दिन जो शिष्य गुरुदेव का दर्शन करता है उसको पूरा साल आने का फल मिलता है। जो आज के दिन गुरुद्वार में नहीं जाता उसको पूरा साल आने का फल नहीं मिलता। बोलो सतगुरुदेव महाराज। भीषण गर्मी को देखते हुए हाईवे अथॉरिटी राजौरी ने लोगों को ठंडा और मीठा पानी उपलब्ध कराने की पहल की है। न्यूज 18 से बात करते हुए हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य गर्मी के मौसम में यात्रा करने वालों को सहूलत देना है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी पिलाकर ये अपने जो है वो सेवा के भाव से जो है वो कर रहे हैं। जसवीर जी बताएं क्या कुछ किया जा रहा है आपके यहाँ? यहाँ पे पूर्णमासी के उपलक्ष्य में भगत सिंह भाई साहब के द्वारा जो भी आने जाने वाले हैं रोड पे उनको ठंडा पानी पिलाया जा रहा है और भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप क्या कहेंगे? ये जो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रोड पे हर एक व्यवस्था चल रहा है, गर्मी में चल रहा है, उसको मीठे पानी के लिए खाना आप खाने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था ये सब चालू है इधर। आप आइए, खाइए, पानी पीजिए, ठीक है जी। जो भी वाहन जा रहा है सब पीजिए, सबके लिए, किसी कोई रोक टोक नहीं, सब पानी पीजिए। गर्मी पड़ रही है, ये बहुत पुण्य का काम किया है भगत सिंह भाई साहब ने। और आगे बड़े भैया हमारे बोले। जय श्री राम। मैं यहाँ का लोकल हूँ, हम खुश हैं, हमारे लिए अब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जग रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे परिवार छोड़ के इधर काम कर रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खीर है, पूरी है, ठंडा पानी और हो जाएगा। जो आने जाने वालों के लिए ये व्यवस्था की गई है। सेना ने शोपियां के बेगबाग में सेना और मीडिया के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों के पत्रकारों के लिए विशेष रूप से आयोजित इस मैच का मकसद सेना और मीडिया के बीच संबंधों को मजबूत करना रहा। इस मैच में 34 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के बड़े नेता टीकालाल टपलू की फैमिली से मुलाकात की। विदेश मंत्री के साथ सांसद हंसराज हंस, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता विशेष तौर पर शामिल थे। लगभग आधे घंटे चली मुलाकात में पंडित टीकालाल टपलू की हत्या और कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। सरकार कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए वचनबद्ध है। इसमें जो परिवर्तन जो आया है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 370 वाला है। और जो अगर हम टपलू जी को सचमुच श्रद्धांजलि दें तो जितना कश्मीर को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, जितनी नॉर्मलसी जल्दी ला सकते हैं, जितनी जो लोग जो हैं जिनको पिछले 30 साल से उनकी पीड़ा तो आप देख ही रहे हैं, तो उनका कैसे वो करें, वो यही एक किस्म से हमारी ये कमिटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कम्युनिटी की पीड़ा जो है इसका सलूशन भारत सरकार इसको आगे ले जाए। टीकालाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री के सामने कश्मीरी पंडितों की मांगों और असुविधाओं को रखा है। सुनिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टपलू फैमिली से आज मुलाकात की है। टीकालाल टपलू जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता थे, जिनकी 80 की दहाई में हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं आशुतोष टपलू। आशुतोष जी, क्या बातचीत हुई, किस तरह की चीजें डिस्कस हुई? क्योंकि अगर देखें तो बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं जयशंकर जी का धन्यवाद करता हूं कि उनको आज भी टपलू फैमिली याद है। उनको अपने साथी नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जो टीकालाल टपलू जी थे उनके बारे में याद है। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा क्योंकि उनको उनके बारे में हर चीज़ मालूम है, सब कुछ मालूम है। बट मैंने उनसे एक ही विनती करी है कि पहले तो मैंने थैंक्स बोला कि आप उनके मेरे से मिलने आए हैं यहाँ पे, लेकिन टीकालाल टपलू जी का परिवार जो है काफ़ी बड़ा परिवार है। उनके जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय है वो बहुत बड़ा परिवार है उनका। मैंने विनती की है उनसे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के कश्मीरी समाज के यूथ वहाँ पे 6000 लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। कई लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो कश्मीर में रह रहे हैं। उनका ध्यान दिया जाए। उनकी सुविधाएं जो हैं, जो काफ़ी ठीक से नहीं हो रह पा रहे, वो देखिए। अच्छा, सुविधाओं की बात है तो किस तरह की सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं, और जो मांग रखी है आपने, सुविधाओं में किस तरह सुधार किए जाने की जरूरत है? काफ़ी सुधार, अभी तो सुविधाएं कुछ मिल ही नहीं रही हैं। बहुत कुछ सुधार हुआ। जगती का हाल देख लीजिए, जम्मू में उनके फ्लैटों में लीकेजेस हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आ रही, कभी कभी गर्मी में रह रहे हैं लोग। जो समुदाय ठंडे इलाके में रहने वाला है उस गर्मी में रह रहा है। सुविधाएं तो काफ़ी कुछ करनी चाहिए। हो सकता है भारत सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि शायद जो लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो शायद उस सुविधाओं का पूरा लाभ कश्मीरी पंडित समाज को नहीं दे रहे हैं। कोई मदद मिलती है अभी तक कि किसी तरह की, और उसमें कुछ बढ़ोतरी की मांग आपने रखी? देखिए, लगभग 50% ऐसे व्यक्ति हैं कश्मीर में पंडितों में जो लोग रिलीफ के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। मैं इसको रिलीफ नहीं मानता हूं। एक तरीके से ये देखता हूं कि ये एक कंपनसेशन भी नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा एक हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ही देश में विस्थापित रह रहे हैं लोग। बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान में विस्थापित नहीं हूँ, मैं अपने देश में ही विस्थापित हूँ, लेकिन उनको जो 13,000 रुपये की राशि दी जाती है 4 लोगों को, वो बहुत कम है। 13,000 रुपये में कोई परिवार नहीं पल सकता है। कम से कम उसको 25,000 रुपये किया जाए। जयशंकर जी ने प्रॉमिस किया है कि ये सब बातों के बारे में सीरियसली विषय में बातें करेंगे, और मुझे उम्मीद है इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचेंगे। 89 का जो साल है वो जिसमें बलिदान दिया टपलू जी ने, क्या उन तमाम बातों की जानकारी तमाम लोगों को थी? क्या अजय शंकर जी को थी? और क्या हालात थे उस समय के वहाँ जो आप पिताजी थे आपके, वहाँ वो बने रहे, हालांकि कई धमकियां भी मिल रही थी? देखिए, जयशंकर जी को उनके बारे में सब कुछ मालूम है। उनको ये भी पता था कि उन्होंने अपनी फैमिली को दिल्ली में छोड़ा, वापस चले गए। हमने समझाने की बहुत कोशिश करी कि आपको खतरा है, आपके ऊपर ऑलरेडी अटैक किया गया है,
लेकिन वो कह रहे थे मैं इनके नीचे झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम क्या सोचते हो कि मुझे भगोड़ा कहा जाए या मैं देश के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दूँ? वही हुआ। मालूम होते हुए भी वापस चले गए कश्मीरी समाज। एक दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था हवा गदल में, जब उन्होंने कहा था, और अभी तक वो गोली नहीं बनी जो टिक्कालाल टप्लू की छाती को पार कर सके। और यहाँ के जो लोग हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। यहाँ मुस्तफ़ा ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग ये अपना बोलते हैं, जैसे वो कई लोग बोलते थे रिलीव गलीव एंड सेलिव, जो आप लोगों ने कश्मीर फाइल में भी देखा है, इसका मतलब था कि आप अपनी कश्मीरी पंडितों की बेटियां और बीवियों को यहाँ छोड़ दो और बाकी चले जाओ। इसके लिए उन्होंने फाइट करी, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पहुंचे, विदेश मंत्री पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो भी कश्मीरी पंडितों की तमाम बातें हैं, दिक्कतें हैं, जो शिकायतें हैं, न सिर्फ उनको सुनेंगे बल्कि उनको दूर करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार रखती है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। एनसीपी में हुई टूट फूट को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज और बीजेपी पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपोजिशन की एकता से घबराकर महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा गया है। महबूबा मुफ्ती ने मरकज पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी लगाया। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी को लेकर भी मोदी हुकूमत पर सवाल खड़े किए हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के इत्तेहाद का फैसला पार्टी रहनुमाओं से मशावरत के बाद करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल पर कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने बीजेपी को इस तरह की हरकतों पर जाने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत यूसीसी के जरिए कौन सी यकसानियत लाना चाहती है। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के महाराष्ट्र पर तबसरे पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये बीजेपी और वजीर आजम की शोहरत है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा लीडर बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जेंडर्स में यकसानियत लाने के लिए यूसीसी की जरूरत है। देखिए, जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहां लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है। उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रिलीजन को लेकर नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी नहीं, बीजेपी के नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जो
अपोजिशन है, अपोजिशन से डरी हुई है बीजेपी और एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। आप और उमर अब्दुल्ला दोनों उस मीटिंग में मौजूद। अब जो आने वाले इलेक्शन है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ पार्लियामेंट चुनाव लड़ेगी? वो तो मिलके बैठ के फैसला करेंगे, तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं ना। देखिए, आपने देखा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और जिस तरह से मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट की, और उससे जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, वहां दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। जिस तरह से आपने चाहे महाराष्ट्र देखिए या जम्मू कश्मीर में देखिए, पीपुल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट के अब महज एक एनजीओ की हैसियत उसकी रही है। और ये वाजिब है कि पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट, और जिस तरह से मोदी जी ने गवर्नमेंट की है, जिस तरह से आम लोग प्रभावित हुए, उस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जिन पॉलिटिकल लीडर्स के पास सोच समझ है, जो ये समझ रहे हैं कि जो पिछले 70 साल में और आज के 9 सालों में फर्क है, वो नेचुरली और वाजिब है कि वो दूसरी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हो। देखिए, एक रिकॉर्ड है भारत की जितनी भी एजेंसीज है, चाहे वो एनआईए हो चाहे वो और कोई एजेंसी हो, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। और जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ चोरियां की, जिन्होंने घोटाले किए हैं, चाहे जिसमें चिरकट घोटाले हो और कोई घोटाला हो, कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं, नेचुरली है अब वक्त आ गया है कि चोरों और चोरी करने वालों का हिसाब का दिन आ गया है। उनसे हिसाब लेना चाहिए और हिसाब ले रहे हैं, आज की गवर्नमेंट साहब ले रही है, क्योंकि मोदी जी का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत अशद जरूरत है और देश में जो नाइंसाफियां यहाँ हो रही है, खासकर अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें, अरब से कोई शेख आके 2 महीने हैदराबाद में रह के 2 महीने शादी करके वापस चला जाता और एक बेटी जो हिंदुस्तान की बेटी है उसको सरेराह कुछ पैसों के ओझ छोड़कर वापस चला जाता है। एक लीगल तरीके से वो इलीगल काम करने की कोशिश कर रही है। ऐसी जो चीजें हैं उन पर कदम लगानी चाहिए। हिंदुस्तान में जो मर्द और औरत है उनके इक्वल हुकूक होने चाहिए, चाहे किसी भी मजहब की औरत हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टंट बाइकर्स, ट्रिपल राइडर्स और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर बारामूला पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में 35 बाइकर्स पर मामला दर्ज किया गया है और कुंजर शहर में 35 पहिया वाहनों को सील भी कर दिया गया है। बारामूला पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहे यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया है। और अब खबर मौसम से जुड़ी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रात का दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही हॉट ह्यूमिड मौसम जारी रहेगा। बुनियादी तौर पर साफ, गर्म और मरतूब मौसम 4 जुलाई तक मुतवक्के है। यहां तक कि इस दौरान बाज इलाकों में दोपहर और शाम तक बारिश का मुख्तसर सिलसिला हो सकता है। 5 जुलाई की शाम से 7 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।